तो आज के आपके करंट अफेयर्स 16 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है कि आपके टेलीकॉम सेक्टर के बारे में जो मेन हेडलाइन है और सरकार की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ आया है। क्या है पूरा इशू, आपको पूरे इशू बारे बताता हूं। आपके टेलीकॉम सेक्टर ओरिजिनली सारा का सारा सरकार के अंडर था। आपके बीएसएनएल, एमटीएनएल यही एग्जिस्ट करते थे और मोबाइल नेटवर्क कोई बड़ी चीज एक्चुअली स्टार्टिंग में इंडिया में बहुत लेट आए हैं दुनिया से। ठीक है, वो भी बीएसएनएल ही स्टार्टिंग में सारे एग्जिस्ट करते थे, बाकी सारे उसमें थे ही नहीं। अब इसमें भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब स्टार्टिंग में आपके रेवोल्यूशन आया, चेंज आया, तब आपके सारे की सारी चीजें इस तरीके से अचानक ही बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री, जब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 सबसे पहले बनाई गई थी। इसके अंडर आपके फिक्स लाइसेंस इशू किए जाने थे, जिसके अंडर आपकी कोई भी प्राइवेट कंपनी इंडिया में आके अपना टेलीकॉम नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकती है, जो फैसिलिटीज देना चाहती है दे सकती है, वो सब कुछ इसके अंडर होना था। स्टार्टिंग में लाइसेंस फी ज्यादा थी, 99 में लाइसेंस फी कम कर दी गई। ठीक है, और इसकी जगह हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे चले गए। पहले क्या था कि एक फिक्स प्राइस पे करो, ठीक है, और फिर ही तुम इंडिया के अंदर इंडस्ट्री खोल सकते हो। पर इसमें अपने आप में बर्डन है, क्योंकि अगर लाइसेंस ही महंगा है तो ऑब्वियसली आने वाले लोग ही कम होंगे। तो सरकार ने शिफ्ट कर लिया, सरकार इस मॉडल पे शिफ्ट कर गई कि आपके जितना आप कमाओगे उसके रेवेन्यू का हिस्सा हमें दे देना। ठीक है, रेवेन्यू का हिस्सा हमें दे देना, इंस्टेड कि आप एक फिक्स फी दे रहे हो। तो इसके कारण ही इंडिया में अचानक ही बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज आने लग गई थी। ठीक है, अगर बहुत पुरानी कंपनीज में याद हो आपकी स्पाइस, हच, ये अलग अलग कंपनीज, फिर और भी आई थी छोटी मोटी, बहुत सारी कंपनीज आ गई थी। पर हुआ क्या, इसी के चलते हुए आपके स्कैम भी हुए। हाँ, डोकोमो, ठीक है, ऐसे बथेरी कंपनीज आई थी। ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन एक अलग भी थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ गई क्योंकि बहुत ही लिबरल पॉलिसी थी। अब इसमें क्या होता था, जो हर साल सरकार को पैसे देने होते हैं, अभी तक यही मॉडल है, इसे कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर पे करने होते हैं। ठीक है, अब देखो जब स्टार्टिंग में सरकार ने एजीआर मतलब ये लाइसेंस, ये सारी पॉलिसी शुरू की थी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी क्या होती थी 1999 या इस टाइम पे आपके ज्यादा से ज्यादा फोन थे, थोड़ा टाइम के बाद एसएमएस आ गए थे, बस यही था। तो यानी कि जितना रिचार्ज हुआ है, जितने नंबर बिके हैं, उसके मुताबिक सरकार को शेयर मिल जाना है, कोई बड़ी बात नहीं। पर अब लॉन्ग टर्म में आपकी कितनी सारी फैसिलिटीज आपके टेलीकॉम सेक्टर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें एक इंटरनेट का भी शेयर आ गया, इंटरनेट के अंदर वीडियो ऑन डिमांड, इनके अपने प्लेटफॉर्म भी आ गए, एयरटेल जैसे अपना म्यूजिक ऐप भी बना के बैठे हैं, सब कुछ वही दे रहे हैं अपने यूजर्स को। अब सरकार ने क्या बोला कि देखो, एजीआर का मतलब ये नहीं था कि तुम सिर्फ ये वाला शेयर दोगे। एजीआर का मतलब है अगर तुम किसी से कोई सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो, उसका शेयर भी देना पड़ेगा। तो सारे के सारे टेलीकॉम स्टार्टिंग में मना करके कि ये नहीं हम देंगे, ये तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ये तो हमारी मर्जी है। पर सरकार ने कहा कि ये तो ओरिजिनली हमारी ये कंडीशन थी कि आप अपने रेवेन्यू का हिस्सा दोगे। अब रेवेन्यू तो हर चीज से ही कमा रहे हो। तो इस चीज पे आके काफी साल मुद्दा अटक गया कि ये होगा तो कैसे होगा, मतलब क्या सिर्फ टेलीकॉम जो मेन फोन और एसएमएस यही सारी चीजें, इन्हें रेवेन्यू में कंसिडर किया जाएगा, या ओवरऑल पूरी टेलीकॉम सेक्टर की, मतलब जो पूरी कंपनी है उसके रेवेन्यू को कंसिडर किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए सारे टेलीकॉम, पर सुप्रीम कोर्ट ने आपके सरकार की साइड फैसला दे दिया था। उसके कारण क्या था, सरकार तो अपने हर साल अकाउंट मेंटेन करती जा रही थी कि इन्होंने इतने पैसे देने हैं, दे नहीं रहे, और हर साल इंटरेस्ट रेट भी लगता जाता है, हर साल क्या हर महीने इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है। तो बहुत ज्यादा करते कराते आपकी पूरी इंडस्ट्री ने, अगर आज की साल की बात करो, 1.2 लाख करोड़ के करीब पे करना।
सारे टेलीकॉम कंपनी से मिला के। इतने पैसे है ही नहीं इनके पास। तो पिछले 1 साल से खबर चल रही है कि इंडिया के अंदर टेलीकॉम कंपनीज बंद हो जाएंगी, ठीक है, सिर्फ कुछ गिनी चुनी रह जाएंगी जो इसे सरवाइव कर जाएंगी। जैसे वोडाफोन और आइडिया की हालत खराब हुई पड़ी है। सरकार उनसे एजीआर मांग रही है, उनके पास है ही नहीं एजीआर देने के लिए, तो अगर वो ना देते सरकार उनका लाइसेंस रद्द कर देती और वो बंद हो जाते। तो अब यहां पे आके जब प्रॉब्लम खड़ी हुई है, तो आपकी पिछले बहुत मतलब पिछले 1 साल से 1 या 2 साल से ही आपकी कंपनीज लगी हुई हैं कि हमारा ये एजीआर माफ कर दो। एजीआर माफ तो नहीं किया गया क्योंकि सरकार की कमाई है, पर सरकार ने कहा है कि हम तुम्हें मॉरिटोरियम दे देते हैं, यानी कि पे करने के लिए और लंबा टाइम दे देते हैं। तो जितने ड्यूज हैं जो अब पे करने थे अगले 4 साल में, ठीक है, तो अगले 4 साल के लिए उन्हें पोस्टपोन के 4 साल में जब आपको लगे तब आप दे सकते, ठीक है, 4 साल में दे दें। तो इसके अंदर हर चीज आ जाती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी इंक्लूड होता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा मुद्दा बना था, इसी कारण ये अटका पड़ा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। उसके बाद अब सरकार के पास बात आ गई थी कि इतना टेलीकॉम सेक्टर तो पे नहीं कर सकता। सरकार से रिलीफ मांगी जा रही थी कि सरकार को सेक्टर को अगर बचाना है उसे रिलीफ देनी पड़ेगी, इसलिए सरकार ने ये रिलीफ दे दी, ठीक है। अब इस टेलीकॉम सी अल्टीमेटली बर्डन कहां पड़ता है आपके ना, इंडिया के अंदर हुआ क्या था, जो ये 2012-13 ये जो साल रहे हैं 11-12-13, इस टाइम पे आपके बहुत सारे स्कैंडल सामने आए। उसमें से आपके अगर याद हो बहुत सारे स्कैम सामने आए थे, 2G स्कैम भी था, ठीक है। कुछ एयरसेल जैसी जो ये कंपनीज ये भी आई थी टेलीकॉम लेके, ये सारी क्या कहते हैं, ये अचानक कहाँ गायब हो गई, तो ये सारी स्कैम के अंदर आ गई थी। हुआ क्या था, आपके ना स्पेक्ट्रम, आपके स्पेक्ट्रम लेने पड़ते हैं इन्हें कि किस स्पेक्ट्रम पे कौन सा टेलीकम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। आपके कोई भी जो हमारे फोन है, हमारे फोन के अंदर कोई फोन जब भी हम करते हैं, हम हमारे फोन हमेशा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं और उसी से हम कॉल्स सारी बातें करते हैं। कई कंपनीज का तुम देखोगे कि नेटवर्क बहुत ही बुरा है, कई कंपनीज का नेटवर्क बेसमेंट तक भी जाएगा। वो बात ये है कि वो कितने ज्यादा और कितने बेटर वाले स्पेक्ट्रम खरीदते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसीज आपकी सेल करती है सरकार, जिसे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो उसके लिए बिड करता है। तो बर्डन कैसे बढ़ता जा रहा था आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के ऊपर, एक तो एजीआर पे करना है, इसके अलावा एनुअल लाइसेंस फी देनी है, उसके अलावा स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देने हैं, ये सब कुछ मिला के आपके ये मतलब ये 1.2 लाख करोड़ ऐसे खड़ा हुआ। जैसे स्पेक्ट्रम ही इन सब ने बहुत महंगे महंगे होता गया है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन के थ्रू, पहले स्कैम से पहले क्या था, जो स्पेक्ट्रम जो खरीदना चाहता है ले सकता है, तो अब उसमें कोई ऑक्शन नहीं होता था। तो मिनिस्टर्स अपनी सांठगांठ बिठाते थे किसी के साथ कि हाँ तुम ले लो और हमें इतना दे दो, तो अंदर स्कैम होने लग गए। इस कारण ये सारी चीजें ऑक्शन पे डाल दी गई कि जो ऑक्शन होगा, पब्लिक ऑक्शन होगा, जो टेलीकॉम कंपनी खरीद पाएगी वो ले जाएगी। अब हुआ क्या है, जैसे अब लास्ट स्पेक्ट्रम, अब 5G के स्पेक्ट्रम अभी सेल हो रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ टाइम बाद आपके सेल हो रहे हैं। अभी इस साल के स्टार्टिंग में भी हुए 5G के स्पेक्ट्रम से। सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम आपके जियो ने खरीदे हैं, उसके बाद एयरटेल ने खरीदे हैं। आइडिया वोडाफोन कुछ भी नहीं खरीद पाया, मतलब नेक्स्ट टू नन है। क्यों? क्योंकि अगले लोगों के पैसे ही नहीं है खरीदने के, सरकार को स्पेक्ट्रम के पैसे पहले देने पड़ते हैं। इसके कारण, और चलो बीएसएनएल तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ठीक है, बीएसएनएल तो अब जाके 4G पे आ रहा है, जब 4G स्पेक्ट्रम सेल पे चला गया तब, जब कोई कंपटीशन में नहीं है तब बीएसएनएल आके थोड़े स्पेक्ट्रम खरीद लेता है, ठीक है। उस तो सरकार ही अलॉट कर देती है, उसे ऑक्शन में आने की जरूरत नहीं होती, मैं मजाक कर रहा हूँ। जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो कभी ऑक्शन में नहीं आती,
उन्हें हमेशा गवर्नमेंट खुद स्पेक्ट्रम अलॉट करती है। तो वहां पे अब गवर्नमेंट की अपनी खुद की गलतियां हैं कि BSNL 4G पे क्यों नहीं आया, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वहां पे क्या हुआ है, क्यों नहीं दिया गया, वो सरकार को बताओ, ठीक है, ये सरकार चलाने वालों को बताओ, मुझे नहीं पता, ठीक है, यहाँ पता मैं बताना नहीं चाहता। तो ये आपका समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा इश्यू था। तो अब सरकार ने बहुत सारे और भी रिलीफ दिए हैं, जैसे कि अब जो स्पेक्ट्रम है ना, उसका एक फिक्स कैलेंडर बनेगा। देखो पहले क्या था, सरकार का जब मन करता था स्पेक्ट्रम सेल पे ले जाती थी, मतलब पुराने तो रहते ही थे, नए स्पेक्ट्रम और बेचने लग जाती थी। तो अब कंपनीज प्लान नहीं कर पाती थी कि मुझे कब जाके दोबारा स्पेक्ट्रम खरीदने पड़ेंगे अगली टेक्नोलॉजी या अगली चीज के लिए, तो पुराने सारे पैसे कैसे जोड़ के रखें। अब जियो कंपैरेटिवली नई है, जियो के पास पैसे अभी पड़े हुए हैं, ये दलदल है अपने आप में इंडस्ट्री, ठीक है। ये बहुत ही एक टाइम पे प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री थी, पर ये कुछ पॉलिसीज के कारण ना टेलीकॉम इंडस्ट्री सारी बर्बाद होगी, ठीक है। तो इसे तभी अब रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम पे ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री थी, अचानक ही सारी की सारी डूब गई है, ठीक है। आज से मतलब जियो आने के बाद, खासकर जब से रिचार्ज होने बंद हो गए हैं, 300 रुपए में ही सब कुछ दे दिया, तो कंपनीज के पास तो दुनिया में सबसे सस्ता 4G नेटवर्क इंडिया में, ठीक है। अगर जैसे तुम बात करोगे किसी भी कंट्री की, जैसे कनाडा का डेटा, कनाडा में 2 GB डेटा यूज करने के लिए $50 देने पड़ेंगे, ठीक है। 50 आपके 2500 रुपए के करीब। और यहाँ पे पूरे दिन में 2 GB फूकने से पहले कोई नहीं सोचता, ठीक है। वहां पे 2 GB पूरे महीने में यूज हो रहा है, क्योंकि 2500 रुपए, $50 बार बार कौन दे, ठीक है। तो अपने आप में तो ऐसे इसके लिए फिक्स स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के लिए एक फिक्स कैलेंडर बनाया जाएगा, 30-30 साल के लिए अलॉटमेंट मिल जाएगी, तो टेन्योर भी लंबा मिलेगा और एक फिक्स शेड्यूल मिलेगा कि कब कब हम करेंगे। उसके बाद अब स्पेक्ट्रम को तुम वापस किसी को सरेंडर भी कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज तुम्हें लगता है, तुम्हारी कंपनी को लगता है तुम नहीं पे कर सकते ये स्पेक्ट्रम को, वापस दे दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। सरकार को वापस दे सकते हो, सरकार तुम्हारे चार्जेस कैंसिल करते की बात, ठीक है। स्पेक्ट्रम शेयर भी कर सकते हैं अब कंपनीज। लेट्स सपोज किसी को कोई स्पेक्ट्रम मिला था, लेट्स सपोज एयरटेल को मिला था, पर एयरटेल को वो स्पेक्ट्रम लग रहा है कि मेरा इस स्पेक्ट्रम, देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, मेगा हर्ट्ज के ऊपर ना आपकी टोन होती है कि किस मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपकी है। लेट्स सपोज उन्हें जो फ्रीक्वेंसी अलॉट हुई, लेट्स सपोज 900, इस फ्रीक्वेंसी पे उन्हें लगा कि यार इस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे यूजर सिर्फ 20% ही हैं, बाकी सारा फ्रीक्वेंसी खाली जा रही है, ठीक है। वो जियो या वोडाफोन एयरटेल इन्हें, वोडाफोन आइडिया इन्हें बोल सकती है कि तुम भी इसे यूज कर लो और हमें पे कर दिया करना, तो वो उन्हें भी अलाउ कर देगी, ठीक है। तो उन्होंने स्पेक्ट्रम शेयर कर दिया। तो जहां पे लेट्स सपोज किसी एक स्टेट में ही खाली जा रहा था और दूसरी उस स्टेट में किसी और का नेटवर्क ही नहीं है, जैसे हम बात करेंगे लेट्स सपोज जैसे लद्दाख का एरिया है, वहां वोडाफोन आइडिया जाना चाहते हैं, वोडाफोन आइडिया का वहां कोई नेटवर्क ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एयरटेल था इससे पहले, ठीक है। एयरटेल था या BSNL था, और अब जियो भी शायद आ गया हो, ठीक है। एक टाइम पे तो यही दो थे। तो अगर वहां पे लेट्स सपोज वोडाफोन और आइडिया भी चाहते हैं कि हमारा भी नेटवर्क फैले, तो वो कह सकते हैं इन्हें कि आप हमारा वहां पे हमें अलाउ कर दो, हम आपको स्पेक्ट्रम के पैसे देते रहेंगे। तो उनके सारे टावर से वोडाफोन आइडिया का सिग्नल भी आने लग जाएगा और वो उस फ्रीक्वेंसी को यूज कर पाए। क्लियर है? इसके अलावा आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर की कंपनीज की सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है ना, वो 100% अलाउ कर दी गई है। यानी कि अब कोई भी बाहर की कंपनी 100% ओनरशिप के साथ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, अपना पूरा टेलीकॉम नेटवर्क लगा सकती है। तो इससे हम पूरी दुनिया के प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आओ इंडिया के अंदर पूरा नेटवर्क ओपन करो। इससे पहले देखो, ये जो FDI होता है ना, ये है ऑटोमेटिक रूट, 100% ऑटोमेटिक रूट में हो गया।
जब एफडीआई की बात आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ये हमेशा तुम पढ़ोगे, एक ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट रूट। एफडीआई दो तरीके से अप्रूव होती है, एक है ऑटोमेटिक और एक है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक में सरकार ने जिस सेक्टर के लिए जो परसेंटेज फिक्स की है, जैसे इससे पहले 49% की थी, इसका मतलब है कोई भी कंपनी, लेट्स सपोज कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया आके कोई ऑफिस बनाना चाहती है, कोई बिजनेस करना चाहती है, वो उस कंपनी में मैक्सिमम 49% शेयर होल्ड कर पाएगी, अगर उसे सरकार से परमिशन नहीं लेनी। मतलब बिना सरकार से परमिशन लिए अगर वो कंपनी इंडिया में खोलना चाहते हैं, 49% खुद ओन करें, 51% के लिए किसी इंडियन पार्टनर को ढूंढे, यानी कि इंडिया की किसी कंपनी के साथ टाई अप कर ले, दोनों एक साथ मिलेंगे और अपना काम शुरू कर ले। अब सरकार जिन चीजों पे 100% जैसे अलाउ कर दिया, 100% ऑटोमेटिक, यानी कि सरकार का कोई अप्रूवल नहीं लगेगा और ये फॉरेन कंपनी को इंडिया का कोई पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो 100% अपनी ओनरशिप, अपनी मैनेजमेंट के अंडर कंपनी चला सकती है। उसे इंडिया के अंदर किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे कर ले, मजबूर नहीं होगी, पहले मजबूर थी कि अगर ऑटोमेटिक रूप में जाना। लेट्स सपोज ये जो 49% था, कोई कंपनी चाहती है कि नहीं, ये तो माइनॉरिटी शेयर हुआ ना, मेजॉरिटी भी अगर बात करो 51% होती है ना, कोई फॉरेन कंपनी चाहती है कि नहीं मुझे 51% तो कम से कम चाहिए, तो एक्सीड कर गया। जैसे ही ऑटोमेटिक रूट से ऊपर तुम परसेंटेज चाहते हो, मतलब कोई फॉरेन कंपनी चाहती है, उसे सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये आपकी DPIIT, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड प्रमोशन के लिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर पड़ता है, कल ही पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर पड़ता है। यहां से आपका अप्रूवल जाता है कि आपको अलाउ किया जाएगा ये एक्स्ट्रा परसेंटेज लेने के लिए या नहीं, वो गवर्नमेंट रूट है। यानी कि फिर वहां पे उस कंपनी को एक्स्ट्रा पेपर वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वेट करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर रेड टेपिज्म भी आते हैं, शायद कहीं पैसे भी खिलाने पड़ जाए, वो सब कुछ की प्रॉब्लम आएगी ना। ऑटोमेटिक रूट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस इंडिया में जो कंपनी शुरू करना चाहता है उस परसेंटेज तक अपनी मर्जी से उस तरीके से कंपनी शुरू कर सकता है, जैसे हम एज अ इंडियन हम कोई भी कंपनी शुरू करें। तो अब फॉरेनर्स को अलाउ कर दिया गया कि वो 100% ऑटोमेटिक रूट में ही कर सकते हैं, पहले 49% था, अब 100% हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये सारी जो हम जितने मेजर्स उठा रहे हैं, ये अल्टीमेटली हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि 5G जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में जल्दी लगने लग जाए, ठीक है। 5G आने वाली जनरेशन के लिए, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। 4G तेज है, पर 5G इससे 1000 गुना ज्यादा तेज होगा। तो 5G मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि लेट्स सपोज तुम कोई ऑनलाइन मूवी देखना चाहते हो, अभी तुमने मूवी के टाइटल पे क्लिक ही किया है, वो 4K में लोड होके तैयार होगी, इतनी स्पीड। पर इसे मूवीज देखने के लिए ऑब्वियसली नहीं बनाया जा रहा, इसका मेन पर्पस है जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुका है और कभी दोबारा किसी और पेपर में भी आ सकता है, एक ना नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शॉर्ट में IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या है कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको इंटरनेट से जोड़ा जाता है। जैसे आपके घर पे चाहे फ्रिज हो गया, ठीक है, चाहे कॉफी मशीन होगी, ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी चीज, आपकी कार होगी, हाँ, AC लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये लो AC लगाते हैं, हर चीज को किसी ना किस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। अब ये अपने आप में वाईफाई भी हो सकता है, ठीक है, या इनके अंदर ही सिम डल जाएंगे और ये खुद कनेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, अगर ये सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो अपने आप ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर इनके बीच में कोई एक सेंट्रल कंसोल लगा दोगे
लेट्स सपोज जैसे वो गूगल ने या जो आपके अमेजोन ने एलेक्सा जैसी डिवाइसेस बनाई हैं, ठीक है, वैसी चीजें सेंट्रल एज अ कंट्रोल यूनिट लगा दी उन्हें तुमने। अब ये जो डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी डिवाइसेस में साथ में फीड किया जाएगा आपकी, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके यूपीएससी ने जैसे प्रॉपर क्वेश्चन बनाया था वैसे ही पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैसे मतलब होता है कि इन सबके पास खुद की अंडरस्टैंडिंग पावर है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना। अब इंटरनेट से सारी ये जुड़े भी है और खुद भी सोच सकते हैं थोड़ा बहुत। तो होगा क्या, लेट्स सपोज जैसे इन्हें आपके पूरे दिन का रूटीन पता है कि आप सुबह 7 बजे उठते हो, तो आपके सबसे पहले जैसे कर्टन्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मतलब ये सेंट्रल कंसोल से जुड़े हुए हैं, वो खुद कर्टन्स ओपन करते हैं, ठीक है। आपके उठने से पहले विंटर्स का टाइम है, आपके उठने से पहले मतलब विंटर्स का टाइम है, ये डिटेक्ट हो जाएगा कि अच्छा विंटर्स का टाइम है, तो आपके गीजर अपने आप ऑन होगा कि यानी कि जैसे ही आप उठो आपको गर्म पानी तैयार। उसके बाद आप राउंड एस्टिमेट इन्होंने लगा के रखा होगा कि आप सारा तैयार होके लेट्स सपोज 8:30 बजे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचते। ब्रेकफास्ट के टाइम आपकी कॉफी मशीन पहले ही आपकी कॉफी डाल के रख चुकी होगी, ठीक है, पूरे 8:30 बजे उसने कॉफी तैयार रखी हो, ठीक है। इन्हें ये पता है कि 9 बजे आपने ऑफिस पहुंचना होता है, तो आपकी कार फास्टेस्ट रूट को कैलकुलेट करके बैठी होगी कि किस रूट से जाओगे, और विंटर्स का टाइम है, कार स्टार्ट रखनी पड़ती है, कार अपने आप को खुद 10 मिनट पहले स्टार्ट करके इंजन को तैयार रखे, ठीक है। तो हमारी लाइफ एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन से अब पास करने वाली है, आगे आने वाले 15 साल के अंदर अंदर ये टेक्नोलॉजी आने वाली है कि हर चीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगी। यही टेक्नोलॉजी की आगे और पॉसिबिलिटीज हैं कि एक टाइम पे आपके ड्राइवर्स की ड्राइवर्स की भी और हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं रहने वाली। देखो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण है ह्यूमन एरर। हमें लगता है वो रुक जाएगा, उसे लगता है हम रुक जाएंगे, दोनों ही नहीं रुकते, टकरा जाते, ठीक है। या हमें लगता है कि रात का टाइम है, कौन ही होगा, भगाते जाए गाड़ी, और वो भी भगाता आ रहा है तो साइड से एक्सीडेंट्स। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए ये जो कार के अंदर जैसे आपके ये सिस्टम लगा है, इंटरनेट से इसे कनेक्ट किया हुआ है, साथ में ही इसे सेल्फ ड्राइव बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपकी टेस्ला जैसी कंपनीज या और भी गूगल एप्पल ये सारी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं इसके ऊपर कि आपकी कंपनीज खुद, मतलब जो आपकी कंपनीज इस तरीके कार्स बनाना चाहती हैं कि जो कार्स खुद अपने आप को ड्राइव कर सके, ये खुद लेन डिटेक्ट करेंगी, ठीक है, आसपास का सारा ट्रैफिक। इसके अलावा इन सारी कार्स को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। अब होगा क्या, आने वाले टाइम पे ये टेक्नोलॉजी भी टेस्ट हो रही है। आपकी जो लाइट पॉइंट है, कभी भी रेड लाइट बहुत बड़े टाइम के लिए नहीं मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। उसका कारण क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में एक सिस्टम लगा दिया जाएगा जो हर साइड का एक तो ट्रैफिक मॉनिटर कर रहा है और दूसरा ये सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है। कोई भी कार जो इसके ट्रैफिक सिचुएशन में आ जाएगी वो अपनी स्पीड इसे बताएगी, माइक्रो सेकंड्स में सब कुछ होगा, वो इसे अपनी स्पीड बताएगी और इससे जाना किस साइड है ये बताएगी। दूसरी साइड से जो कार आएगी वो बताएगी कि मेरी स्पीड क्या है, मैंने किधर को जाना है। अब लेट्स सपोज अगर ये दोनों कार्स क्रॉस कर रही हैं, वो एक कार को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि तुम स्लो हो जाओ, बस इतनी को स्पीड डाउन करो कि ये निकल जाए और इसके साथ ही तुम निकल जाओ, रुकना किसी को ना पड़े, ठीक है। या अगर उसे लगता है कि ये कार ने तो यही मुड़ जाना है और इसने सीधा जाना है, कोई कोलिजन का वही नहीं है, तो दोनों को क्लियर होगा कि तुम अपना मुड़ जाओ, तुम अपना मुड़ जाओ, क्लियर हो जाओ। तो इसके कारण जो ह्यूमन एरर्स हैं और जो ड्राइविंग है ये अपने आप सारी की सारी फील्ड खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे, देखो हो क्या रहा है पूरी दुनिया में, जो रेवोल्यूशन है इसमें हम जो मैनुअल वर्क है ना जो हम कर रहे थे, हम वो वर्क धीरे धीरे मशीन्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगले रेवोल्यूशन में ये माना जा रहा है कि, इसीलिए पढ़ाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा कमाएंगे भी वो जिनका दिमाग सबसे तेज होगा, क्योंकि मैनुअल वर्क खत्म होता जाएगा। देखो एक हमेशा चीज होती है, और मशीन से लोग डरते क्यों हैं कि मशीन रेवोल्यूशन आएगा नौकरियां जाएंगी।
ऑब्वियसली ड्राइवर सारे गायब हो जाएंगे, तो नौकरियां तो गई। पर होता क्या है, एक आपके पिरामिड बनता है सोसाइटी का। हर बारी जब भी मशीन्स आई हैं, इन्होंने हमेशा सबसे लोअर स्ट्राटा की नौकरियां खाती, पर इसके कारण क्या होता है, ये पिरामिड ऊपर को और बढ़ जाता है, ठीक है, और इंटेलिजेंस की जॉब्स और आगे आ जाती है, ठीक है। तो जॉब्स लॉन्ग टर्म में कम नहीं होती, लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ जाती है। जैसे जब आपका देखो, आपके अब तक ना ये जो रेवोल्यूशन माना जा रहा है, जो मैंने आपको ये बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके मुताबिक 3 आ चुके हैं। 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस कौन से थे? पहला फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम कहते हैं जब आपकी मशीन आई ही आई, जैसे वो स्पिनिंग जेनी आई थी, अभी कॉटन की बुनाई शुरू हुई, ठीक है, तो टेक्सटाइल में कई लोगों की नौकरियां गई, ऑब्वियसली मशीन ने काम तो शुरू किया ही है। दूसरा रेवोल्यूशन आया जब आपकी असेंबली लाइन आई। ये आपके सबसे पहले जो फोर्ड कंपनी है ना, ये लेके आई थी। उससे पहले क्या था, ये मतलब सबसे पहले ये कार की टेक्नोलॉजी में असेंबली लाइन का कंसेप्ट आया था, फिर अब बाकी सारी कंपनीज में एग्जिस्ट करता है। देखो पहले क्या होता था, किसी भी कंपनी में अगर अब जैसे मैं हूं, मेरा एक ऐसे वर्क स्टेशन होगा, ठीक है, यहीं पे कार जो है मेरे आगे होगी, मैं खुद इंजन उठा के लाऊंगा, इंजन फिट कर रहा हूँ, उसके बाद उसका डोर उठा के ला रहा हूँ, डोर फिट कर रहा हूँ, मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ पूरी कार असेंबल करने में, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ एक और बंदा है, यानी कि ये पूरी कार को बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब पूरी कार को तो चाहे मैं असेंबल करने में माहिर हो गया, पर एक स्पेसिफिक स्किल नहीं आई ना मेरे अंदर, मैं सारे काम कर रहा हूँ ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ, ठीक है। तो असेंबली लाइन में फोर्ड ने क्या सोचा कि अगर मैं एक वर्कर को एक जगह खड़ा करके उसे सिर्फ ये बोलूं कि तुमने दरवाजा उठाना है, लगाना है, 2 स्क्रू कसने, आगे भेज दो अगले पे, अब मेरा हाथ बैठ जाएगा ना, मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा अब कौन सा स्क्रू लगना है, क्या लगना है, मैं उस चीजों पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। कार आई, दरवाजा उठाया, लगाया, स्क्रू कसे, भेज दिया, अगला आया, दरवाजे लगाए, भेज दिए, तो प्रोडक्शन तेज होगी। ये असेंबली लाइन ही थी जिसके कारण चीजें मास प्रोड्यूस होने लगी। आज आपकी हर चीज मास प्रोड्यूस होती है, आपके सुबह जो दूध का पैकेट आता है वो भी इसी तरीके से तैयार होता है, बस उसमें अब इंसानों की जगह 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 मशीन अलग अलग है। पैकेट आगे आएगा, कोई उसमें दूध भर रहा है, कोई उसे सील कर रहा है, ठीक है, कोई उसे सैनिटाइज कर रहा है, सब कुछ कर करके आगे पास करी जा रही है। अल्टीमेटली इस तरीके से सारी चीजें तैयार हो जाती है। ये था आपका सेकेंड रेवोल्यूशन। थर्ड रेवोल्यूशन आया जब आपके कंप्यूटर्स आए। कंप्यूटर्स आने से जितना भी आपके चीजों में मैनुअल काम था, ठीक है, जितना पेपर वर्क था, वो सारा का सारा डिजिटल होने लग गया। अब जहां पे लेट्स सपोज एक कोई आर्किटेक्चरल फर्म है, उन्हें पहले पूरा प्लान बनाने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी शीट्स यूज करनी पड़ती थी, अगर कोई बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करना है तो बहुत बड़े बड़े टेबल बनाए जाते थे, और उसके ऊपर 5-7 आपके आर्किटेक्ट्स लगे होते थे कि ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। अब आर्किटेक्ट एक अकेला बंदा कंप्यूटर के आगे बैठा होता है, कहीं पे जूम इन जूम आउट कर रहा होता है, और वो सारा प्लान ड्रॉ करी जा रहा है। पर और अब जो आ रहा है फोर्थ, जो मैंने आपको बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब कंप्यूटर्स आपके हो क्या रहा है, इंटरनेट आपके फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेगा। ये सारी चीजें फिजिकल ही है, फ्रिज, एसी, ये सब कुछ, ठीक है, इनसे फिजिकली इंटरेक्ट करेगा आपका इंटरनेट। देखो हर बारी जब भी आपकी चीजें, जैसे जब असेंबली लाइन आई, तब सबको लगा कि अब एक एक कार जो वर्कर बनाता था, अब कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। पर अगर लॉन्ग टर्म में देखो, गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है, सबको रिसोर्सेज भी मिलने लगी, दूसरा नौकरियां, उसमें जॉब्स भी तो बढ़ गई। वैसे ही जब कंप्यूटर्स आए हैं, सबको लगा अब कंप्यूटर आ गए हैं, सबकी नौकरियां चली जाएंगी। पर अब आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी का काम सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे कंप्यूटर नहीं आता ऑब्वियसली उसे नौकरी नहीं मिलेगी, पर जिसे बेसिक कंप्यूटर कुछ भी आता है, उसे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ, ठीक है। उसी के आगे तो लॉन्ग टर्म में आईटी में और ज्यादा जॉब्स बढ़ी हैं,
तो इन्होंने जॉब्स कम नहीं की और बढ़ा दी, क्योंकि इवन आर्किटेक्चर का फील्ड लगा लो, आर्किटेक्चर का फील्ड भी तो बढ़ गया। पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज आर्किटेक्ट्स को हायर करती थी, अब आम घरों को भी बनाने के लिए लोग आर्किटेक्ट को हायर करने लगे। तो लॉन्ग टर्म में काम बढ़ गया। हर रेवोल्यूशन सिर्फ सबसे लोएस्ट स्टार्टा की जॉब्स लेता है, ऊपर वालों को जॉब ज्यादा देता है और ओवरऑल सोसाइटी को अमीर बनाता है। ठीक है, बस कभी भी जब भी कोई भी रेवोल्यूशन आए ये देखना सोसाइटी के सबसे नीचे तुम ना हो। ठीक है, ऊपर वाले तो सारी बेनिफिट करेंगे, नीचे वालों को सबसे नुकसान। हाँ जी, क्या इंक्रीज होगी? इनइक्वालिटी। हाँ, इनइक्वालिटी तो देखो हर रेवोल्यूशन में इंक्रीज होती है। अब जो रेवोल्यूशन का उस टाइम फायदा उठाया जाता है, जैसे इस टाइम जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रही है, इस टाइम सिर्फ लॉस है। ठीक है, पर जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में पैसा लगा रही है वो अभी का नहीं सोच रही, आज से 10 साल बाद। आज हम कहते हैं बिलियनियर्स जो लोग बन गए हैं, आज से 10 साल बाद ट्रिलियनियर्स भी होंगे। आज हम कहते हैं जो जेफ बेजोस जैसे लोग हैं ये बिलियनियर्स है, दुनिया को बिलियनियर्स की जरूरत नहीं है, इनइक्वालिटी में ऐसी चीजें हम बातें करते हैं। अगले 10 साल में देखना लोग ट्रिलियनियर्स भी होंगे, क्योंकि ये चीजें चाहिए तो सबको ना। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन शॉपिंग कोई नहीं कर रहा, चाहिए तो सबको ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, तो वो बेसिक फैसिलिटी है जो सबको चाहिए, तो ऑब्वियसली जो उसके ऊपर अभी सोच रहा है उसका फायदा उठाएगा। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये तो फर्क आता है। अब एक और चीज आपको इसके साथ इस करंट अफेयर में बतानी जरूरी है, वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है, जिसे शॉर्ट में MCLR कहते हैं। देखो पहले क्या होता था, आपकी आरबीआई, जो आपका आरबीआई है, वो टाइम टू टाइम ना आपके बैंक रेट्स के लिए एक रेफरेंस रेट फिक्स करता था। ठीक है, कि तुम लोन इतने इंटरेस्ट रेट पे दे दो। ठीक है, पर होता क्या था कि अलग अलग बैंक्स में लोन की रेट की ना वेरिएशन बहुत ज्यादा भी आ जाती थी, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो मिनिमम था कई लोग उतने पे नहीं दे पाते थे, कई लोग लॉस में मतलब अपना खुद का प्रॉफिट कम करके भी दे देते थे। ठीक है, तो इसके कारण देखो एक बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी कि एक मिनिमम से जब बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, बाकी सारे बैंक्स को हार्म हो रहा है ना जो उससे ऊपर दे रहे हैं। तो आपके आरबीआई ने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं MCLR। MCLR में क्या होता है, एक मिनिमम रेट डिसाइड करती जाता है कि इससे कम तो तुम किसी को नहीं दे सकते, ये मिनिमम रेट है जिससे देना पड़ेगा। उसके अलावा MCLR ने एक और चीज की, देखो अब क्या होता है, लेट्स सपोज तुम बहुत ही वेल अर्निंग पर्सन थे, तुम आराम से लोन जो तुम उठा रहे हो तुम वो दे भी सकते हो, तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों पड़े किसी ऐसे पर्सन से। मतलब एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ए पर्सन का अच्छा खासा अकाउंट है, उसका पूरा पोर्टफोलियो है, उसने पुराने लोन भी टाइम पे किए हैं, सब कुछ है। बी का श्योरिटी नहीं है कि ये लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, डाउटफुल है, क्योंकि इसका कोई कभी इसने पेमेंट टाइम पे की, पुरानी नहीं की। ठीक है, बहुत सारी चीजें वेरी कर रही हैं, इसके पास अभी अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं वो सब कुछ देखते हुए ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो क्या इन दोनों को इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम पड़ना चाहिए? तो फिर तो फाइनेंशियल कंप्लायंस का फायदा ही क्या हुआ तुम्हें लॉन्ग टर्म में। तो MCLR दूसरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर्स को हार्म करता है, देखो एक मिनिमम से नीचे जाने को ये मना करता है, पर उसके बाद हर कस्टमर को इंडिविजुअल रिस्क बेस के उसके उसे लोन देने पे कितना रिस्क है उसके मुताबिक उसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है। ठीक है, इसमें बैंक अपना देखो, इसमें रिस्क दो साइड पे होता है, एक बैंक खुद कितने रिस्क में है और दूसरा वो जिस कस्टमर को दे रहा है उसका कितना रिस्क है। लेट्स सपोज कोई बैंक ऑलरेडी अपने सारे पैसे उड़ा के बैठा है, जैसे हमने कल येस बैंक की बात की थी, उसका खुद का रिस्क कितना हाई है, वो किसी भी कस्टमर को कम इंटरेस्ट रेट पे दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने तो आधे पैसे तो अपने गवाए बैठे हैं वो। अगर कोई बैंक की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो अपने कस्टमर को इस चीज के ऊपर जरूर जज कर सकता है कि अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उसे इंटरेस्ट रेट बाकियों से वो कम भी दे सकता है। मतलब इससे कम नहीं दे पाएगा, पर अगर बाकियों को किसी लेवल पे दे रहा है, लेट्स सपोज बाकियों को 13% पे दे रहा है,
उस कस्टमर को वो 11% पे दे देगा, ठीक है। जिसकी रिस्क ज्यादा होगा उसे 15 पे भी दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग MCLR जो है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है, कि हर कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट रेट मिले। ये ना इकोनॉमी में पढ़ेंगे आगे जाके, अगले हफ्ते जो इकोनॉमी का पार्ट आएगा उसमें आएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तभी मैंने यहाँ पे समझाया नहीं, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, रेपो रिवर्स रेपो उसके अंदर आएगा, बेस रेट क्या होगा वो सब कुछ, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर है आपकी, दिल्ली के अंदर पटाखों को स्टोर करना, उन्हें बर्न करना बैन कर दिया गया है। तो कोई पटाखे वहां रख नहीं सकता, जला नहीं सकता, उसके ऊपर पूरी तरह बैन लग गया, ठीक है। पटाखे अपने आप में क्या होते हैं, स्मॉल एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ही हैं, ये एक तरह से फट ही रहे हैं तो है तो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ही, ठीक है। और फटते हुए ये कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करते हैं, नॉइज करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। इंडिया में तुम्हें कितने साल का होना चाहिए पटाखे खरीदने के लिए? कम से कम 18 साल, दो कोई चेक नहीं करता ठीक है। पर पटाखे खरीदने के लिए इंडिया में मिनिमम एज 18 साल है। कोई भी पर्सन इंडिया में जो 18 या 18 से ऊपर है वो बिना किसी लाइसेंस के पटाखे खरीद सकता है, जहां पे लीगल होंगे। जैसे दिल्ली में तो चलो बैन हो गए, जहां पे बिक रहे हैं वहां पे 18 साल से ऊपर कोई भी खरीद सकता है। खरीदने को बच्चे भी खरीदते रहते हैं, पर ये कानूनी चीज ये है कि 18 से कम को दे नहीं सकते, ठीक है। जो आपके पटाखे बेच रहे हैं ना वो अरेस्ट हो सकते हैं इस चीज में। अब इंडिया की सबसे पहले फायर फैक्ट्री जो लगी थी वो कलकत्ता में लगी थी 19वीं सेंचुरी में, यानी कि कौन से साल, 1800 के सालों में, ठीक है। इस टाइम आपके इंडिया के सबसे ज्यादा पटाखे बनते हैं शिवकाशी, आपका ना जगह है तमिलनाडु में। यहां पे इंडिया की सबसे बड़ी फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री है। ज्यादातर इंडिया के जो पटाखे हैं वो यहां से आते हैं, शिवकाशी से, जो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये इंडिया का फायर वर्क हब है, सबसे ज्यादा पटाखे यहीं बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन भी कभी आ सकते हैं, याद रखना। क्लियर है? अब एक थोड़ा सा किसी ने ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो तो ये है उसका ट्रिकी क्वेश्चन, किस पटाखे से कौन सा, मतलब हम देखते हैं ना जब आपके फायरवर्क होते हैं अलग अलग रंग निकलते हैं, वो रंग के लिए क्या डाला जाता है उनके अंदर। देखो अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, जैसे रेड कलर को अगर बनाना है स्ट्रॉन्टियम सॉल्ट डलेगा, ठीक है। ऑरेंज कलर को अगर बनाना है तो कैल्शियम सॉल्ट्स लगते हैं। ये आपको नीचे वाले नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम, ये चीजें याद रखें। येलो सोडियम डालना पड़ेगा उसके अंदर, ग्रीन के लिए बेरियम, ब्लू के लिए कॉपर, पर्पल के लिए कॉपर और स्ट्रॉन्टियम का मिक्सचर। स्ट्रॉन्टियम किस चीज के लिए था? रेड के लिए था, ठीक है। और कॉपर ये रहा ब्लू के लिए, ठीक है। और सिल्वर के लिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम डालना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? ठीक है। तो बाकी ये सारे के सारे इतना नीचे याद करने की कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। मेन चीजें यही थी आपके ऊपर वाली, ये सारे रंग याद करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कभी भी मैच दी फॉलोइंग का करके आ सकता है कि लेट्स सपोज ऑरेंज कलर किसके कारण बनता है? कैल्शियम, सोडियम से येलो बनता है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। कोई भी डाउट किसी भी करंट अफेयर में? ये थे आपके आज के